तो मैं आहिस्ता से उठकर गैलरी की दीवार वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। उस पर नीला पर्दा गिरा हुआ था। बाथरूम जाने के लिए लोग उसी दरवाजे से जाते थे। राहदारी में धीमा सा सुर्ख बल्ब जल रहा था। मैं लंबे लंबे डग भरता बाथरूम के अकबी जीने से उतरकर करतारे पेंटर के गोदाम में उतर आया। गोदाम में रंग रोगन के डिब्बे और बड़े बड़े जेरे तकमील बोर्ड पड़े थे। करतारा और उसके शागिर्द वहां मौजूद नहीं थे। मैं चीजों के ऊपर से गुजरता गोदाम के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। अगरचे आसमान पर बादल थे, मगर बरसात के दिनों में शाम 6 बजे भी काफी रोशनी होती है। छोटा गंदा नाला अबूर करके मैं एतमादुद्दौला पार्क में आ गया। एतमादुद्दौला का मकबरा पार्क के वस्त में बना हुआ था। पार्क में किस्म किस्म के दरख्तों की कतारें बनी थी। कतों में रंग बरंग के फूल खिल रहे थे। लोग सैर कर रहे थे। बच्चे भी एक तरफ गेंद से खेल रहे थे। मेरी निगाहें किसी नीली कमीज वाले आदमी को ढूंढ रही थी। आखिर मुझे एक बेंच पर नीली कमीज वाला आदमी नजर आ गया, जो अखबार खोले बज़ाहिर बड़े इन्हमाक से मुताले में मसरूफ था। मैं उसके सामने से गुजरा तो उसने मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की भी जहमत न की। हकीकत ये थी कि उसने मुझे उसी वक्त देख लिया था जब मैं पार्क में दाखिल हुआ था। मैं पार्क के चबूतरे वाली सीढ़ियों से हटकर एक जगह घास पर बैठ गया। इतने में नीली कमीज, सांवले रंग और घुंघराले बालों वाले आदमी ने अखबार को अच्छी तरह से लपेट कर जेब में डाला, हाथ पतलून की जेब में ही रखा और टहलता टहलता मेरे करीब से गुजरा। करीब से गुजरते हुए वो रुककर यूं पीछे देखने लगा जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसके साथ ही उसने कोड का नंबर आहिस्ता से बोला। कोड नंबर हमारा खुफिया नंबर ही था। अब मुझ पर वाजिब था कि मैं उसे अपना दूसरा खुफिया कोड नंबर बताऊं। चुनाचे मैंने उसे भी अपना कोड आहिस्ता से बोल दिया। वो कोई जवाब दिए बगैर आगे को चल दिया। कुछ फासले पर एक दरख्त के साथ लोहे की एक टोकरी बंधी हुई थी। उसमें लोग कागज, दोने और आइसक्रीम के खाली डिब्बे डाल देते थे। मेरी कमीज वाला वहां जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने जेब से अखबार निकालकर उसका गोला सा बनाया और रद्दी की टोकरी में डालकर दूसरी तरफ चलता हुआ पार्क से बाहर निकल गया। मेरे लिए उसने पैकेट रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। मैंने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। लोग इधर उधर सैर कर रहे थे। बच्चे खेल रहे थे। सबसे ज्यादा इत्मीनान बख्श बात यह थी कि मुझे अपने पीछे लगे हुए आदमी की सूरत नजर नहीं आ रही थी। अब मुझे जल्दी से काम लेना था। मैं उठ खड़ा हुआ, जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर सिगरेट सुलगाया। पैकेट में अभी तक 3-4 सिगरेट बाकी थे, मगर मैंने उसे यूं हाथ में मरोड़ दिया जैसे खाली हो गया हो। फिर उसे रद्दी की टोकरी में डालने के लिए दरख्त की तरफ बढ़ा। हाथ रद्दी की टोकरी में डालकर पैकेट अंदर फेंका और साथ ही अखबार के गोले में से छोटा सा पैकेट निकालकर अपनी हथेली में छुपा लिया। फिर मैंने हाथ को पतलून की जेब के अंदर कर लिया और पार्क में उस तरफ चलने लगा जिधर गंदे नाले का छोटा सा पुल था। मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से होता हुआ वापस सिनेमा हॉल में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिल्म खत्म हो गई और सिनेमा हॉल में रोशनी हो गई। अगर मैं 5 मिनट देर कर देता तो मुझे सिनेमा हॉल में दाखिल होते आसानी से देखा जा सकता था। लोगों के हुजूम के साथ मैं भी पार्किंग लॉट में आ गया। कार निकाली और अपने बंगले की तरफ रवाना हो गया। 2-3 बाजार गुजरने के बाद मैंने शीशे में से पीछे देखा। वही सुर्ख मोटरसाइकिल वाला CID का आदमी मेरा पीछा कर रहा था। अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी। खदशा अगर था तो यही कि कहीं उसने मुझे पार्क में रद्दी की टोकरी में हाथ डालते न देख लिया हो। इस तरह वो समझ सकता था कि मैंने टोकरी में से कोई चीज उठाई है और रद्दी की टोकरी में रेड ड्रॉप थी। इसका इलाज मैंने ये किया कि बंगले में आते ही जेब से पैकेट निकाल कर एक नजर देखा और फिर उसे टेप रिकॉर्डर के सेट को खोलकर उसके अंदर छुपाकर टेप रिकॉर्डर को दोबारा बंद कर दिया। अगर मेरा खदशा दुरुस्त था तो रात 12 बजे तक मेरे घर पर पुलिस का छापा पड़ सकता था। चुनाचे मैंने खाना खाया और बरामदे में कुर्सी डालकर बैठ गया और मजे से सिगरेट पीने लगा। फिर जब रात हो गई तो ड्राइंग रूम में खिड़की के पास वाले सोफे पर इस तरह बैठ गया कि मेरी नजर बंगले के गेट पर थी। अगर पुलिस बंगले में दाखिल होती है तो मैं उसे देखकर टेप रिकॉर्डर में से पैकेट निकाल कर बाथरूम के फ्लश में उसे बहा सकता था। पैकेट का साइज साबुन की टिकिया जितना था। खानसामा मुझे खाना खिलाने के बाद चला गया। बर्तन वगैरह साफ करके नौकरानी भी कोई 9 बजे रात चली गई। मैं बंगले में अकेला रह गया। उसके बाद सुजाता का टेलीफोन आ गया। 15-20 मिनट वो मुझसे बातें करती रही। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे पीछा छुड़वाया। रात गहरी हो चुकी थी। ये वक्त खुफिया पैकेट खोलने के लिए बहुत मौजू था। बेडरूम के दरवाजे का बोल्ट मैंने पहले ही चढ़ा रखा था। कमरे में सिर्फ बेड लैंप रोशन था। ड्राइंग रूम का बड़ा दरवाजा भी अंदर से मुकफ्फल था। मैंने टेप रिकॉर्डर के पीछे से खुफिया पैकेट निकाला और पलंग पर बेड लैंप के करीब होकर बैठ गया। उस पैकेट में मेरे क़यास के मुताबिक एक छोटा सा ट्रांसमीटर सेट था। उसके अलावा एक ब्राउन रंग का तह किया हुआ कागज था। उसे खोला तो वो मरमूज और नुक्तों की जबान में मेरे नाम एक इंतहाई पैगाम था। मैंने अपनी जबान में उसका तर्जमा किया तो वो ये था: 22 अगस्त की रात को 11 बजे बम्बई के लोकल स्टेशन अंधेरी पर हमारा आदमी तुम्हें मिलेगा। उसका सर मुंडा हुआ होगा। वो प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठा नजर की ऐनक के शीशे बार बार साफ कर रहा होगा। उसके पास बैठ जाना। तुम कोई बात ना करना। वो बारिश की बात करते हुए अपना कोड लफ्ज बोलेगा। जवाब में तुम भी अपना कोड बोल देना। अगला प्रोग्राम वो तुम्हें खुद बताएगा।
वो नए मिशन में तुम्हारा नया कमांडो साथी होगा। एक शख्स तुम्हारा पीछा करता रहता है, तुम उसकी फिक्र न करना, वो हमारी जद में है। मैंने खुफिया पैगाम के जरूरी नुक्ते जहन में अच्छी तरह बिठा लिए और दोनों कागजों को बाथरूम में जाकर जला दिया और उनकी राख फ्लश में बहा दी। अब मैंने ट्रांसमीटर का जायजा लिया। बेहद जदीद और ताकतवर ट्रांसमीटर था। मैं उस पर अपने बॉस से बात करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। वैसे भी अब उसकी जरूरत नहीं थी। मुझे मेरा नया मिशन सौंपा जा चुका था। अब मुझे जहां से छुट्टी लेकर बंबई पहुंचना था। ये काम बड़ा उलझा हुआ था। अगरचे बॉस ने मुझे यकीन दिलाया था कि मेरे ताकुब करने वाले से वो निमट लेंगे, उसके बावजूद मुझे मालूम था कि मैं जहां भी जाऊंगा वो मेरी निगरानी कर रहा होगा और पीछे इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर टंडन को मेरी इब्तदाई सरगर्मियों के बारे में इत्तलात बहम पहुंचाता रहेगा। अगर मैं धोखा देकर बंबई जाता हूं तो मेरा जासूस मेरा पोल खोल सकता था, लेकिन मैंने यही फैसला किया कि मैं दिल्ली से किसी दूसरे शहर को रवाना होऊंगा और वहां से रूपोश होकर बंबई चला जाऊंगा। इस बार बंबई के साहिल वाला भारतीय एटमी प्लांट साइरस मेरा टारगेट था और अगर मैं दफ्तर में बंबई का कहकर जाता हूं तो प्लांट को तबाह करने में कामयाब भी हो जाता हूं तो बिलाशुबा मिस्टर टंडन मुझे गिरफ्तार कर लेगा। मिलावाजी एक CID वाला मुस्तकिल तौर पर मेरे पीछे लगा हुआ था। 22 अगस्त में ज्यादा दिन बाकी नहीं थे। मुझे उजलत से काम लेना था। मैंने जहन में एक मंसूबा बना लिया और उस पर फौरी तौर पर अमल शुरू कर दिया। एक रोज मैं दफ्तर में काम करते करते कुर्सी से नीचे गिर पड़ा और ये जाहिर किया कि मैं बेहोश हो गया हूँ। दफ्तर में सभी घबरा गए। मैं फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। मेरी ECG की गई। मुझे तेज दवाइयां सुंघाकर होश में लाया गया। मैंने जानबूझकर अपने ऊपर नकाहत तारी कर रखी थी और बार बार सीने में दर्द की शिकायत करता रहा। सुजाता और उसके माता पिता और मेरी बहन कृष्णा कुमारी अस्पताल में मौजूद थी। ये सब बहुत घबराए हुए थे। डॉक्टर ने कहा कि लगता है हल्का सा हार्ट अटैक हुआ है, इन्हें बेहद आराम की जरूरत है। जब मैंने तन्हाई में डॉक्टर से कहा कि मैं किसी पहाड़ पर कुछ रोज आराम करना चाहता हूँ तो उसने कहा ज्यादा बुलंदी पर जाने का मैं मशवरा नहीं दूंगा। हाँ, आप अगर किसी कम बुलंदी वाले पहाड़ पर चंद रोज गुजारें तो आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। अस्पताल के उस डॉक्टर की रिपोर्ट पर मैंने दफ्तर में 1 महीने की छुट्टी की दरखास्त दे दी। मुझे फौरन छुट्टी मिल गई। वैसे भी मेरी छुट्टी रहती थी। दफ्तर वालों से मैंने यही कहा कि शायद नैनीताल चला जाऊं। सुजाता से मशवरा किया तो उसने मुझे पालमपुर जाने को कहा। बज़ाहिर मुझे ऐसा कोई आदमी नजर न आया जो मेरा पीछा कर रहा हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता था। टंडन ने मेरे ताकुब में अपना एक आदमी जरूर लगाया होगा और चूंकि वो मेरे लिए अजनबी था इसलिए मैं उसे पहचान नहीं सकता था। अगर मैं पालमपुर से कोई दूसरी फ्लाइट लेकर बंबई या किसी दूसरे शहर को जाता हूँ तो यकीनी बात थी कि मेरा जासूस पीछे मिस्टर टंडन को इत्तला कर देगा कि मैंने शहर तब्दील कर लिया है। मेरी निगरानी मजीद सख्त कर दी जाती। इसलिए यही सोचा कि पालमपुर में ही रहकर मुझे अपने पीछे लगे हुए आदमी से निजात हासिल करनी चाहिए। ये जो मेरी निगरानी शुरू हो गई थी इसने मुझे सख्त अजाब में मुब्तला कर दिया था। अगर मैं अपने जासूस को शनाख्त करके पालमपुर में ही मौत के घाट उतार देता हूँ तो जब मिस्टर टंडन को इस जासूस के पैगामात ना मिले तो वो समझ जाएगा कि मैंने उसे हलाक कर दिया है और वो फौरी तौर पर किसी दूसरे आदमी को मेरे पीछे लगा देगा। CID के आदमी तो हर शहर में मौजूद होते हैं। इलावा अजीम मिस्टर टंडन का शुबा मजीद पुख्ता हो जाएगा और फिर इस बात का कवी इम्कान था कि वो मुझे बराह रास्त गिरफ्तार ही करवाते और तशद्दुद के बाद मुझसे मेरी असली शनाख्त मालूम करने की कोशिश करे, क्योंकि इससे पहले मैं जासूस को हलाक कर चुका था। मैं पालमपुर के एक रेस्ट हाउस में ठहर गया। 22 अगस्त का दिन करीब आ रहा था। मुझे हर हालत में 22 अगस्त को बंबई पहुंचना था। मैंने इस दौरान अपने पीछे लगे हुए एक हिंदू CID वाले को शनाख्त कर लिया। वो मुझसे दूर दूर रहकर मेरी मुसलसल निगरानी कर रहा था। ये दरमियानी उम्र का ऊंचा लंबा आदमी था और खद्दर के लिबास में मलबूस था। शाम के वक्त उसने कंधों पर कंबल डाल रखा होता। मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि हमारा एक एजेंट भी मेरी निगरानी करने वाले हिंदू के पीछे लगा हुआ है। एक रात में हल्का सा खाना खाने के बाद अपने रेस्ट हाउस वाले बेडरूम में लेटा किताब पढ़ रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने के लिए कहा तो एक आदमी अंदर दाखिल हुआ जिसका हुलिया हिमाचल प्रदेश की कोठियों में काम करने वाले पहाड़ी नौकरों जैसा था। उसने हाथ में फूलों का गुलदस्ता थाम रखा था। मुझे नमस्कार करके बोला, साहब, साथ वाली बेगम साहिबा ने आपके लिए ये फूल भिजवाए हैं। मैं अभी हैरान ही था कि ये साथ वाली बेगम साहिबा कौन है। जब वो आदमी मेरे करीब आ गया और फूलों को मेज पर रखते हुए उसने अचानक कोड लफ्ज बोल दिया। मैं संभल कर बैठ गया। ये पालमपुर में हमारा एजेंट था। उसने फूलों को गुलदान में लगाते हुए आहिस्ता से कहा, जो आदमी तुम्हारे पीछे लगा था उसे ठिकाने लगा दिया गया है, तुम बंबई चले जाओ। मैंने कहा उसकी मौत मेरे लिए दिल्ली में परेशानियां पैदा कर देगी। अपना एजेंट कहने लगा, वो आदमी जिस फ्रीक्वेंसी पर और जिस कोड में दिल्ली मिस्टर टंडन से बात करके उसे तुम्हारी सरगर्मियों की पूरी रिपोर्ट
देता था वो फ्रीक्वेंसी और कोड हमने मालूम कर लिया है। जब तुम बंबई में होगे तो हम यहाँ से मिस्टर टंडन को यही बताएंगे कि तुम पालमपुर में हो और रेस्ट हाउस में आराम कर रहे हो। तुम्हें कल यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कहकर अपने एजेंट ने हाथ जोड़कर नौकरों की तरह नमस्कार किया और कमरे से बाहर निकल गया। अपने इस एजेंट ने कमाल कर दिखाया था। अब मैं आजाद था, जिस तरफ चाहे इस तशवीश से बेनियाज होकर जा सकता था कि मेरे जाने की मिस्टर टंडन को खबर हो जाएगी। वो 20 अगस्त का दिन था। मैं अम्बाला की तरफ रवाना हो गया, वहां से जहाज पकड़ा और बंबई पहुंच गया। 21 अगस्त की रात 11 बजे मैं बंबई पहुंचा और एयरपोर्ट से सीधा जुहू के निस्बतन सुनसान इलाके में वाक़े एक होटल में आकर ठहर गया। रात खामोशी से होटल में गुजारी। दूसरे रोज 22 अगस्त का दिन था। दिन भर होटल के कमरे में बैठा एक फाइल पर काम करता रहा। मैंने वहां ये जाहिर करना चाहता था कि मैं अपने काम में मसरूफ हूँ। शाम से पहले थोड़ी देर के लिए शहर की तरफ गया, वापस आकर खाना खाया और होटल बॉय से कहा कि मैं अपने एक दोस्त के साथ फिल्म का आखिरी शो देखने जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार न करना। 10 बजे मैं होटल से टैक्सी लेकर चल पड़ा। टैक्सी वाले को अंधेरी की बजाय दादर के लोकल स्टेशन के लिए कहा। दादर के लोकल स्टेशन से मैंने दूसरी टैक्सी पकड़ी और अंधेरी के लोकल रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। छोटा ट्रांसमीटर मैंने अपने पास ही रखा हुआ था। रात के 11:45 बज रहे थे। अंधेरी बंबई शहर का वो लोकल स्टेशन है जहां आसपास कई एक फिल्म स्टूडियोज हैं। उस जमाने में रात 12 बजे तक लोकल ट्रेनें चला करती थी। एक ट्रेन मेरे सामने आई और गुजर गई। मैंने प्लेटफॉर्म का जायजा लिया। 3 बेंचें खाली थी। सिर्फ एक बेंच पर एक आदमी बैठा था, मगर ना तो उसका सर मुंडा हुआ था और ना वो अपनी ऐनक को शीशे से साफ कर रहा था। मैं स्टॉल पर आकर चाय पीने लगा। मेरी निगाहें कलाई वाली घड़ी पर जमी थी। रात के पूरे 11 बज रहे थे। चाय की प्याली काउंटर पर रखने के बाद मैंने पैसे अदा किए और अब जो मेरी नजर एक खाली बेंच पर पड़ी तो वहां एक ऐसे आदमी को देखा कि जिसका सर मुंडा हुआ था और जिस्म गठा हुआ था। बनियान पतलून में मलबूस था और हाथ में ऐनक थी जिसके शीशों को वो रुमाल से बार बार साफ कर रहा था। मेरा साथी कमांडो ठीक वक्त पर पहुंच गया था। मैंने बड़े इत्मीनान से सिगरेट सुलगाया और आहिस्ता आहिस्ता चलता बेंच पर आकर बैठ गया। साथी कमांडो ने मेरी तरफ बिल्कुल तवज्जो न दी। ऐनक के शीशों को मुंह की भाप देकर उन्हें रगड़ रगड़ कर साफ करता रहा। फिर उसने बारिश का जिक्र करते हुए कहा, बंबई में इस बार बारिश कम हुई है। साथ ही उसने अपना खुफिया कोड लफ्ज बोल दिया। उस लफ्ज को सुनते ही मैंने अपना कोड लफ्ज बोला। साथी कमांडो ने खामोशी इख्तियार कर ली। ऐनक को पतलून की जेब में रख लिया और दूसरी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर खोला और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, माचिस होगी आपके पास? मैंने माचिस निकाल कर उसे दी। उसने सिगरेट सुलगाया और माचिस मुझे वापस करते हुए कहा, रेलवे स्टेशन से एक छोटी सड़क बाएं जानिब बढ़ती है। उसके आखिर में पानी की टंकी के नीचे एक पुरानी जीप खड़ी होगी। मुझे 5 मिनट के बाद वहां मिलना। ये कहकर वो उठा और सिगरेट के कश लगाता गेट की तरफ चल दिया। मैं वही बेंच पर बैठा रहा। ठीक 5 मिनट बाद मैं भी उठा और गेट से निकलकर रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया, जहां खूब रोशनियां थीं। बाएं जानिब नारियल के दरख्तों में एक सड़क जाती थी। मैं उस सड़क पर चलने लगा। सड़क वीरान थी, जहां शायद रेलवे के दफातर थे जो बंद थे। सड़क आगे जाकर जहां दाएं जानिब घूमती थी वहां एक जगह पुरानी जीप खड़ी थी। करीब गया तो मेरा साथी कमांडो उसकी अगली सीट पर बैठा था। उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर थे। मेरे बैठते ही उसने जीप स्टार्ट कर दी और तेजी से निकाल कर दाहिनी जानिब घूम गया। बंबई शहर बहुत वसी है। यहाँ अगर सरबफलक इमारतें और आलीशान कोठियां हैं तो झोंपड़ियां भी हैं, जहाँ गरीब लोग बेहद मफलूकुल हाली की जिंदगी बसर करते हैं। ऐसे इलाके को झोंपड़पट्टी कहते हैं। ऐसी ही एक झोंपड़पट्टी बालकेशर गार्डन हिल्स के पीछे मैदान में रेलवे ब्रिज तक फैली हुई थी। इस झोंपड़पट्टी के आगे से एक कुशादा सड़क गुजरती थी। उस सड़क के पार एक बोसीदा सा कमरा था, जहाँ हमारे कमांडो साथी ने पटेल दादा के नाम से मोटरों की मुरम्मत का एक गिराज खोल रखा था। जीप गिराज के बाहर खड़ी करके वो मुझे गिराज के अंदर ले गया। यहाँ चारपाई के अलावा मोटरों, स्कूटरों और रिक्शा इंजनों के पुर्जे और ग्रीस के डिब्बे बिखरे पड़े थे। ढलवान छत एक तरफ को झुक गई थी। दीवार के कील के साथ एक बल्ब लटक रहा था, जिसकी रोशनी नाकाफी थी। एक टूटी हुई कुर्सी पर से पुरानी धोती हटाकर उसने मुझे वहां बिठाया और खुद बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, कल दिन के ठीक 1 बजे तुम्हें गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचना होगा। मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। जिस कश्ती पर मैं बैठूंगा तुम भी उसी कश्ती पर बैठ जाना। जहां मैं उतरूंगा तुम भी वहां उतर कर कुछ फासला रख कर मेरे साथ चलना। मुझे बताया गया है कि तुम कमांडो भी रह चुके हो। क्या तुम्हें समंदर में गोताखोरी का तजुर्बा है? मैंने आहिस्ता से कहा, तजुर्बा हो जाएगा, हमें करना क्या है? उसने चेहरा उठा कर मेरी तरफ देखा और बोला, ये तुम्हें कल मालूम हो जाएगा। अब तुम जाओ।
उसने मुझे दीवार से टंगी हुई एक फैन बेल्ट लिफाफे में लपेट कर दी और बोला, अगर कोई पूछे तो कह देना कि पटेल दादा के गैराज से फैन बेल्ट लेने आया था। वो तेजी से उठकर गैराज के बंद दरवाजे के पास आया, क्वार्टर को आहिस्ता से खोलकर बाहर देखा और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, अब निकल जाओ। मैंने लिफाफा उठाया और गैराज से बाहर निकल गया। बालकेशर गार्डन के चौपाटी वाले गेट पर एक टैक्सी ली और अपने होटल आ गया। दूसरे रोज मैं 12 बजे तक अपने होटल में ही रहा, खाना जल्दी खा लिया था, फिर गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ चल दिया। गेटवे ऑफ इंडिया बंबई में ताज होटल के बिल्कुल सामने समंदर के किनारे अंग्रेजों ने एक यादगार बना रखी है। अब लोग यहाँ सीढ़ियां उतरकर कश्ती में बैठकर समंदर की सैर करते हैं। सयाह यहाँ से एलिफेंटा केव्स भी देखने जाते हैं।